नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या कुछ नया हो रहा है, और उसके लिए कार्यक्रम में है 3 भाग। पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन, और आखिर में बात होगी एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तां की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले देखते हैं खेती किसानी में आज आपके लिए क्या है खास, और ये नई जानकारी कितना लाभ आपको दे सकती है। कृषि में हो रहे उन्नत बदलाव की जानकारी के लिए कृषि साहित्य सबसे अच्छा विकल्प होता है। इन साहित्यों में विषय विशेषज्ञ गहन शोध के बाद मिले सकारात्मक परिणामों को किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब खेती में आ रही बाधाओं को दूर करना और किसानों की आय में इजाफा करना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का संचार केंद्र ऐसे ही साहित्यों का प्रकाशन करता है जो अन्नदाता का मार्गदर्शन करते हैं। PAU का संचार केंद्र देश के किसानों के हित में खेती साहित्य उपलब्ध कराता रहता है। इन साहित्यों में हर तरह की अनाज, फल, सब्जियों, मशरूम और मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। ये कृषि साहित्य 3 भाषाओं पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि इन साहित्यों का लाभ देश के किसी भी हिस्से का किसान ले सकता है। किसान इस केंद्र से संपर्क कर साहित्य को डाक द्वारा मंगवा सकता है। आने वाले माह में किसान कौन कौन से कृषि कार्य करें, किन सावधानियों का ध्यान रखें, ये तमाम जानकारी पंजाबी भाषा में उपलब्ध मासिक पत्रिका चंगी खेती में दी जाती है। इसी का अंग्रेजी संस्करण प्रोग्रेसिव फार्मिंग है। ये मासिक पत्रिका पंजाब में काफी लोकप्रिय है। वर्तमान में पंजाब में करीब 9,000 लोगों के पास ये साहित्य पहुंचता है। मात्र 20 रुपए की कीमत में 15 से 19 लेख मिलते हैं, जो किसानों को कई गुना लाभ पहुंचा सकते हैं। प्यारे किसान बनाओ और बहनों, आज हम DD किसान के माध्यम से पंजाब कृषि विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से जो हमारा संचार केंद्र है, जो कम्युनिकेशन सेंटर है, ये कैसे हमारे पंजाब के और भारत के किसानों की सेवा कर रहा है, और DD किसान के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। आज जो भी खेती बाड़ी में, कृषि में जितने हमारे हमारे किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं, सभी के लिए हमारा जो संचार केंद्र है, इसमें खेती साहित्य, जिसको एग्रीकल्चर लिटरेचर बोलते हैं, खेती साहित्य बोलते हैं, तो आपके लिए जहां उपलब्ध रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रबी क्रॉप की हो या खरीफ की हो, दलहन की हो, तेल बीज की हो, या सब्जियां की खेती हो, या फ्रूट्स की खेती हो, फलों के उत्पादन की बातचीत हो, मधुमक्खी की बातचीत हो, या कोई मशरूम की बातचीत हो, तो सभी का लिटरेचर जो है वो हमारे जहाँ ये सेंटर में, कम्युनिकेशन सेंटर में मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये DD किसान चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों के लिए नहीं है, तो आप लोग भी, बेशक आप हरियाणा में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, या किसी और भी स्टेट में बैठे हो, तो आप हमसे ये लिटरेचर मंगवा सकते हो। ये एग्रीकल्चर में इंग्लिश में भी है, और हिंदी में भी है, और पंजाबी में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दिसंबर के जो भी प्रोग्राम होंगे, आने वाले महीने के जो भी प्रोग्राम रहेंगे, उस प्रोग्राम में क्या क्या आपकी एक्टिविटी रहेगी, आपके क्या क्या खेती बाड़ी के कृषि के कार्यक्रम रहेंगे, उसके बारे में हमारा एक चंगी खेती और प्रोग्रेसिव फार्मिंग ये रसाला हमारा जाता है, और पंजाब में तकरीबन 9,000 लोगों के पास ये रसाला पहुंच जाता है। इसको एग्रीकल्चर के लिटरेचर के रूप में सभी के पास चला जाता है। और इससे भी इसकी एक बड़ी बात है
कि जहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चंगी खेती लिटरेचर है, इसमें सिर्फ 20 रुपये में हमारा एक पैक आता है और इसमें 20 रुपये में आपको 15-16 आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और दिसंबर में जैसे मान लीजिए कि गेहूं की खेती करना है, दलहन की खेती करना है, जहाँ तेल बीज फसलें हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज़, और उसके साथ कितनी खाद डाली जाएगी और कैसे आप कीड़े मकोड़े और बीमारियों से उनका हल कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें रहता है। जिससे हमारा मकसद यही है कि सभी जो हमारे किसान भाई हैं और किसान बहनें हैं वो इसका पूरा पूरा फ़ायदा लें और अपनी खेती खर्चा कम करके उसका मुनाफा जो है उसको बढ़ोतरी पे लेकर आएँ। और इसके साथ साथ कुछ भी डेयरी के बारे में हो और जितने भी मधुमक्खी पालन के बारे में हो उसके बारे में हमारे पास बुक्स रहती हैं। और कोई भी बुक्स मंगाना है तो हमारा जो एड्रेस है businessmanager@paju.edu पे लिखकर आपको कुछ भी बुक्स जहाँ कोई चंगी खेती या प्रोग्रेसिव फार्मिंग आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो। और जैसे पंजाब कृषि विद्यालय जो है हमारा, ये तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए रहता है। और जितने भी हमारे प्रोग्राम और कार्यक्रम चलते हैं, इसके साथ साथ हमारा सिखलाई का प्रोग्राम जो है वो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का प्रोग्राम हमारे पास रहता है। अभी 2 प्रोग्राम जो हम 3 महीने के लगाते हैं, जो जनवरी से लेकर मार्च तक चलता है, और दूसरा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो हमारा प्रोग्राम चलता है, और जिसमें हम इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करते हैं, आप सबको बताते हैं। तो जिसमें अभी जो अक्टूबर में प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ है, इस प्रोग्राम में हरियाणा के और यूपी के बहुत नौजवान किसान भी इसमें भाग लिया उन लोगों ने। और ऑनलाइन प्रोग्राम में हमें खुशी होती है जब कोई अदर स्टेट से कोई भी नौजवान या कोई भी यूथ आता है, तो हमें खुशी होती है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी उसको दें, सो दैट वो अपना पूरा फ़ायदा इसका हमारी टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा ले सकें और अपनी प्रोडक्शन में, पैदावार में बढ़ोतरी कर सकें और इसका कॉस्ट कट करके प्रोडक्शन ज़्यादा और मुनाफा भी उसको ज़्यादा हो। और इसके साथ मैं जहां बताना चाहता हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिक इसमें क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का काम हो, जहां नई टेक्नोलॉजी का काम हो, जहां कोई और जो हमारे चैलेंजेस हैं, आने वाले समय में जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा खाता नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें खाता नंबर लिख रखा है और बैंक में पैसे जमा कराकर हमें जस्ट आपने रसीद भेजना है, तो भी आपके पास हमारा लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, सिखलाई प्रोग्राम और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके नंबर भी आपके पास आ जाएंगे और घर बैठे ही इसका पूरा आप फ़ायदा ले सकते हो। और मैं जैसे एक बहुत बड़ी कोशिश की है डीडी किसान चैनल ने, तो मैं उनका आभारी भी हूँ कि जो हमारे पंजाब कृषि विद्यालय की जितनी टेक्नोलॉजी है और ये हमारा लिटरेचर है, हमारे डिफरेंट किस्में होंगी वैरायटीज़ की, वो भी आप तक पहुँचे और आप अपनी खेतीबाड़ी से, कृषि से ज़्यादा फ़ायदा लें। नवीन जानकारियों से जुड़ने और उनका लाभ लेने के लिए ये साहित्य काफी कारगर है। देश का किसान तभी सफलता के आयाम पा सकेगा जब वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है लगातार कृषि क्षेत्र में जो नए बदलाव हो रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचे और इस जानकारी को आप अपनाकर आगे बढ़ सकें। अब हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा? सीरियसली राहुल,
मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं भी हैं। पशुपालन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ना सिर्फ गाय या भैंस पालन तक ही सीमित है, बल्कि और भी जो इसमें क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो किसान हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमारा पशुधन में क्या है खास जानकारी, आइए देखते हैं। वैसे तो भेड़ पालन कम मेहनत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती है। इनका खाद्य प्रबंधन भी सस्ता होता है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है। व्यावसायिक रूप से मुनाफा लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ भेड़ों की संख्या में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि इनसे बेहतर लाभ भी ले सकते हैं। पशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए सरकार रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत FMD के लिए गौ पशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% टीकाकरण किया जाना है। लेकिन इसके लिए पशुपालकों को सजग होना पड़ेगा कि पशु को किस उम्र में कौन सा टीका लगाना है। पशुपालक पशु चिकित्सक में इसकी जानकारी लेकर रोग की आशंकाओं को कम कर सकते हैं। वहीं सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो भेड़ों और उनके मेमनों की सही देखभाल करें, जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके। और इसके लिए पशुपालकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु आवास को ऊपर से ढके ताकि ठंड का ज्यादा असर न हो। भेड़ों में बैठने के स्थान पर बोरे या पुआल बिछाएं। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में आहार में सूखा चारा और दाना शामिल करें। गाभिन भेड़ के आहार में अतिरिक्त दाना शामिल करें। दूध देने वाली भेड़ को प्रतिदिन 250 ग्राम दाना अतिरिक्त दें। पशु के आहार में खनिज लवण की मात्रा सुनिश्चित करें। सर्दियों में भेड़ों की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करें। इसके साथ ही क्या है विशेषज्ञ की राय, इसकी विशेष जानकारी के लिए बात की डॉक्टर भूषण त्यागी से हमारी DD किसान की संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी, जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, नमस्कार सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का समय आ गया है जी, तो जो हमारे किसान भाई भेड़ पालन करते हैं जी, उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए सर्दियों के मौसम में? जी, देखिए, सर्दियों के मौसम में सभी पशुओं में एक ख्याल तो रखना है कि आप सर्दी के मौसम में अपने पशु को खुला नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा आपको अपने उनको जिस बाड़े में आप रखते हैं उस बाड़े को पूरा सा थोड़ा प्रोटेक्शन आपको देना होगा। बाड़े के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको बोरी से ढक करके रखें। थोड़ी सी हवा, शुद्ध हवा उनमें आए ऊपर से, तो वो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना होता है कि हवा जरूर आए। नहीं तो कभी कभी आप आग जला के छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो पशुओं को नुकसानदायक हो सकती है। तो थोड़ी सी हवा आ रही हो और दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें, सीधी हवा आपके पशु को ना लगे। हम भेड़ों में देखते हैं कि भेड़ पालक जो हमारे किसान हैं, भेड़ पालक जो शेफर्ड्स हैं हमारे, तो उनको इस मौसम में ऊन को नहीं काटना है, क्योंकि इस मौसम में अगर वो ऊन को काटेंगे तो पशु को हानि हो सकती है, ठंड लग सकती है। तो थोड़ा सा जब गर्म हो जाए मौसम, तो गर्मी का मौसम जब आता है, अप्रैल से हमारे देश में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो अप्रैल और मई के महीने में वो ऊन को काट सकते हैं। तो उस मौसम में, क्योंकि उस समय पर हमें ख्याल रखना होता है, अगर हम ऊन को नहीं काटेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में। तो अप्रैल के महीने में ऊन को, मार्च से अप्रैल के महीने में ऊन को काटना होता है। और ऊन, अब ये भी देखना चाहिए हमारे किसानों को कि इनकी ग्रोथ ठीक ठाक हो। अगर ये ठीक से इनमें बढ़ाव नहीं होगा, हमारी भेड़ों में, हमारी बकरियों में, क्योंकि बढ़ाव रुक जाता है ठंडे मौसम में, तो पशु कम खाता है,
पशु के कृमि हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके पेट में, तो कृमिनाशक दवाई भी हमारे ठंड के मौसम में हमारे जो पशु चिकित्सक हैं वो देते हैं। तो पशु चिकित्सक की सलाह पर कृमिनाशक जो दवाइयाँ हैं, जैसे लीवामिज़ोल नामक एक दवाई है, वो हम अब भेड़ों के लिए देते हैं और समय समय पर कृमिनाशक दवाई भी वो देते रहें। ठंड मौसम में ये भी ध्यान रखें कि जब आपने पशु को छोड़ा है, आप ये नहीं कि शाम रात भर उसको छोड़ दें चरने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। पशुपालक उसको जैसे ही दिन छिपने वाला हो अपने बाड़े में उसको ले आएं और ठीक ठाक अपने बाड़े में उनको रखें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। जी, किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो जानकारी डॉक्टर साहब ने दी आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और हाँ, इस महामारी में अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ पशु को बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। गांव किसान में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी कैसे पशुपालक अपने पशुओं की सेहत को ठीक रख सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखकर अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की दास्तां। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है जो तुम्हें निभाना है। अब तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं रघु, कोई जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की ये दास्तां। अचार हमारे जायके का हिस्सा है। लंबे समय से अचार हर थाली की शान बढ़ा रहा है। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला है जिनके अचार की बाजार में अच्छी खासी मांग बनी रहती है। वजह सिर्फ एक जायका। तो आइए मिलते हैं कृष्णा यादव से और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। पहले हमने एक टेबल से शुरू करा था, फिर हमने कंपनी लगाई इसकी श्री कृष्णा पिकल्स नाम की। फिर हमने अपनी जो ना 4-5 दुकानें खोली और दुकान खोलने के बाद फिर हम जैसे थोक में देने लगे माल। थोक में काफ़ी लोग हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। थोक में ले जा रहे हैं, अपनी दुकानों पे रख रहे हैं, अपना टम्पू में रख रहे हैं, टम्पू में लगा के बेच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इससे काम मिला। और जैसे पूरे देश में हमने जा कर नहीं, हमने BSF में यहाँ ट्रेनिंग दी, लोगों महिलाओं को ट्रेनिंग दी।
और हमने काफ़ी लोगों को बिहार में भी जाकर लिया, यहाँ भी काफ़ी जगह जाकर हमने ट्रेनिंग दी है। तो पूरे देश में काफ़ी लोग इससे उत्साही और सीख कर लिया अपने काम कर रहे हैं। और हमें जैसे अपनी वो लगानी है, बेचने की दिक्कत आती है, तो जैसे सरकार से हमें क्या मदद मिलती है, सरकारी स्टॉल लगती हैं, सरकारी मेले लगते हैं। जो सरकारी मेले लगते हैं तो सरकारी मेले हमारे दिल्ली में भी कई लगते हैं, सूरजकुंड का मेला हो गया, पूसा संस्थान का मेला हो गया। तो यहाँ हमें मेले में जाकर स्टॉल लगाते हैं तो हमारे बहुत अच्छा लाभ होता है इसमें, और सरकार से बहुत मदद मिलती है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है। कृष्णा यादव ने भी अपने बुरे वक्त में हार नहीं मानी और बढ़ती गई अपनी मंजिल की ओर। तो मेरे पति मना करते थे कि घर से बाहर कहीं ना जाना, अपने घर में ही काम करो। तो मैं काफ़ी दिन सोचती रही, तो मेरे को याद आया कि मेरी दादी बड़ा अच्छा अचार बनाती थी गाजर का, तो क्यों ना हम इसका कोई बिजनेस शुरू करें और सब्जियों का अचार बनाएं हम और अपना काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरे को बहुत मजबूरी है और मेरे को अपने बच्चे भी पालने हैं, इनको पढ़ाई लिखाई भी करानी है। मेरे यही दिमाग में चलता था कि इनको पढ़ाई लिखाई करानी है। तो इस तरह का सोच के मैंने और देखा फिर के मैंने अपने पति से बोला कि यहाँ दिल्ली में कहीं मतलब ट्रेनिंग मिलती होगी या कुछ होगा तो मतलब इसका हम अचार बना सकते हैं। और मेरी दादी बड़ा अच्छा बनाती थी और हमने दूरदर्शन में टीवी में भी देख रहे थे, तो हमें इसका दूरदर्शन में मेरे को यहाँ दिल्ली में पता लगा कि यहाँ ट्रेनिंग देते। तो ट्रेनिंग का पता लगा तो मैंने फिर अपने पति से बात करी, तो इन्होंने पूसा संस्थान में यहाँ हमें पता लगा और पास में कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ है मेरे, तो उसमें पता लगा। तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके मैंने अपना अचार बनाना शुरू करा। इंसान के इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कृष्णा यादव की सफलता उनकी असफलता में ही छुपी थी। अगर वो सब्जी की खेती में असफल ना हुई होती तो शायद आज उनकी खुद की कंपनी नहीं होती। इसीलिए इंसान को अपनी हर असफलता को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए आपने ये दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी कामयाबी की दास्तां आपकी भी हो। आप भी लगातार कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, जिससे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। गांव किसान में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप गांव किसान को अब कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं उनको भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।